पिछले क्लास में आप पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। यही था ना? उसमें दो रिएक्शन आप पढ़े हैं। अभी भी उसमें एक रिएक्शन बचा हुआ है। देखिए तो, रिएक्शन विथ 1 डिग्री अमीन। उसमें नंबर भी दे रहे थे आप, केमिकल प्रॉपर्टी में देख लो तो 1 2 लिखे हैं, भी क्या लिखे हैं? 1 2 तीसरा नंबर लिखे तो लिखेंगे रिएक्शन विथ 1 डिग्री अमीन। RNH, जानिए इसी रिएक्शन को कार्बाइल एमीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये रिएक्शन आपको एक बार और आएगा पढ़ने आगे, सेम यही चीज, जब आप चौथा चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब। नीचे एरो दीजिए, लिखिए व्हेन क्लोरोफॉर्म reacts with 1 degree amine in presence of a strong base like NaOH or KOH, then एल्काइल आइसोनाइट्राइल, एक्चुअल में एल्काइल आइसोनाइट्राइल को ही कार्बाइलेमीन कहा जाता है, इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल एमीन रिएक्शन। हो गया लिखा हुआ? देखिए इधर रिएक्शन देखिए, RNH2, इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। यही रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म के साथ। फॉर्मूला बताइए। CHCl3। इसके प्रेजेंस में, किसी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, जैसे NaOH या फिर KOH। तो मान लीजिए कि आप NaOH लेते हैं, ध्यान दो इधर, कितना क्लोरीन है? 3। NH भी कितना लिए? 3। ये टूटेगा तो 3Na+ देगा। ये तीनों Cl- को यहाँ से निकालेगा और एक प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl। कितना? 3। यहाँ से OH- कितना फ्री हुआ है? 3 OH- फ्री हुआ है। ये 3 OH- इस एक हाइड्रोजन और इस 2 हाइड्रोजन, यानी कुल मिला के 3 हाइड्रोजन को निकालेगा H+ के रूप में, और यह H+ OH- के साथ मिलकर क्या बना देगा? H2O। कितना H2O? 3H2। अब बचा कौन कौन? R के साथ N और N के साथ C। इस अरे C ही ना बचा हुआ है, बाद बाकी तो सारा रिएक्शन में आ ही गया। तो RNC, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइल आइसो
नाइट्राइल, या इसी प्रोडक्ट को कार्बाइल एमीन भी कहा जाता है। और करके इसको आप लिख सकते हैं कार्बाइल। इस तरह से ये रिएक्शन होता है। यदि हम इसका एक एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे बताइए। आर की जगह एक कार्बन या दो कार्बन या तीन कार्बन लेके अलग अलग रिएक्शन आप लिख सकते हैं, बोलिए तो। CH3NH2 ये रिएक्शन करेगा CHCl3 के साथ। मान लो यहाँ पर 3KOH ले लेते हैं, बताइए तो रिएक्शन में क्या परिवर्तन होगा। वहाँ पर जो NaCl बना है वो क्या बन जाएगा, KCl। ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3NC प्लस 3 मॉलिक्यूल KOH का और प्लस 3 मॉलिक्यूल, क्या इसी को हम बोलेंगे मिथाइल आइसोनाइट्राइल, हाँ या ना। हाँ KCl होगा, मिथाइल आइसोनाइट्राइल। इस तरह से क्लोरोफॉर्म का केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका यूज। हो गया लिखा हुआ, देखो। क्लोरोफॉर्म का एक नहीं कई यूज है, सॉरी, यूजेज ऑफ क्लोरोफॉर्म कई सारा इसका यूज है। उसमें सबसे पहला क्या है आप उसको थोड़ा सुनिए, सुनिएगा ध्यान से। आयोडीन होता है ना I2, इसको ये पानी में घुलता नहीं है, लेकिन जब आप CHCl3 में लेंगे तो उसमें घुल जाता है। इसका मतलब है कि आयोडीन के लिए ये सॉल्वेंट का काम करेगा। यदि आयोडीन को घुलाना है तो किसमें घुलाएंगे, क्लोरोफॉर्म में। फैट्स जो होता है वो भी घुलता नहीं है पानी में, उस वाटर सॉल्युबल फैट्स भी होते हैं, हालांकि उसके बारे में आपको पढ़ाना है आगे बायोमोलिक्यूल्स में। तो फैट्स को घुलाने के लिए भी इसका यूज होता है। इसका मतलब हम लोग क्लोरोफॉर्म का यूज केमिस्ट्री में एज ए सॉल्वेंट करते हैं इसके लिए, फॉर आयोडीन एंड फैट्स। तो हम ये पहला लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर आयोडीन एंड फैट्स, पहला। दूसरा सुनिए, इसका जो सबसे बड़ा यूज है, एनेस्थेटिक के रूप में इसका यूज होता है। एनेस्थेटिक मतलब बेहोश करने के लिए, एनेस्थेटिक रिएजेंट बोलते हैं। जैसे किसी को आदमी को सूंघा दो तो आदमी बेहोश हो जाएगा, इसके बारे में हम पिछले क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस भी किए हो। तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेशन में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे फ्रीज वगैरह में ना इसका यूज किया जाता है। टेट्राक्लोरोफ्लोरोकार्बन में बनाने में क्लोरोफॉर्म का उपयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है, AC में
जहाँ जहाँ ठंडा करने वाला प्रोसेस होता है सब जगह इसका उपयोग किया जाता है। तो लिखेंगे एक नंबर। देखिए, इट इज यूज्ड एज it is used as solvent for fats and iodine. It is used as solvent for fats and iodine. Point number 2. It is used as anesthetic reagent. ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बेहोश करने के लिए। It is used as anesthetic reagent. तीसरा, it is used as refrigeration. क्या हो गया लिखा हुआ? चलिए, पहला चीज समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म के बारे में। चलिए फटाफट लिखिए, तो साथ साथ रुकिएगा मत। आयोडोफॉर्म, सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसमें जहां जहां Cl था, इसमें क्या हो जाएगा? आयोडीन। वो था CHCl3, ये हो जाएगा CHI3। इसका स्ट्रक्चर वही सेम ही है। H, एक आयोडीन, दूसरा आयोडीन, और ये तीसरा आयोडीन। इसका शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। और बॉन्ड एंगल वही सेम है बिल्कुल, 109.5 डिग्री। तो ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग आयोडोफॉर्म। अब एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर यूज। तो आगे स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। जैसे वहां पर दो मेथड था ना, यहाँ भी दो मेथड। वहां भी इथाइल एल्कोहल से था, यहाँ भी इथाइल एल्कोहल से, वहां भी एसीटोन से था, यहाँ भी एसीटोन से। तो ए नंबर लिखेंगे। फ्रॉम एसीटोन
नो, फ्रॉम इथाइल अल्कोहल पहले, फ्रॉम इथाइल लिखिए, व्हेन इथाइल अल्कोहल reacts with iodine I2 in presence of NaOH, then yellow precipitate, पीपीटी को क्या पढ़ेंगे, प्रिसिपिटेट, अवक्षेप जो नीचे जाके बैठ जाता है, then yellow precipitate of CHI3 is formed. This reaction is known as iodoform test. This reaction is known as iodoform test. आयोडोफॉर्म टेस्ट से संबंधित कभी भी कोई बात हो ना तो इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। इस आयोडोफॉर्म में एक गो बात यही इंपॉर्टेंट ही है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, बाकी कोई बात इंपॉर्टेंट है ही नहीं आयोडोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म का प्रिपरेशन और आयोडोफॉर्म का टेस्ट, बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है पॉली हेलोजन कंपाउंड में। कभी कभी डीडीटी के बारे में पूछ देता है, हालांकि हम अभी इसी दोनों पर बात कर रहे हैं, आयोडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म पर। क्या ये आप लिख चुके हैं? लिखिए दो रिएक्शन, ध्यान देना इधर। TH TH3 TH2OH, बताइए क्या है ये? इथाइल अल्कोहल। इसका रिएक्शन करा दो आप किसके साथ? I2 के साथ। किसके प्रेजेंस में? NaH के प्रेजेंस। ये रिएक्शन करके एक पीला अवक्षेप बनाता है CHI3 का, जो नीचे जाके बैठ जाता है। इसको लिख देते हैं येलो पीपीटी, यानी येलो प्रिसिपिटेट। प्लस ये प्रोडक्ट बनाता है NaI, और प्लस ये प्रोडक्ट बनाता है HCOONA। इसी को हम बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट इसको बोला जाता है। एक मिनट रुकिएगा, आप ध्यान दीजिए। NaI प्लस HCOONA लिखा हुआ सेम है, बस कलर चेंज कर दिए, चूंकि ये येलो प्रिसिपिटेट बना रहा है, रिएक्शन से दिखना भी चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, एग्जैक्ट सेम रिएक्शन में यहाँ पर आप इथाइल एल्कोहल लिए, इसी में खाली आप ले लीजिए मिथाइल एल्कोहल, CH3OH प्लस I2 प्लस NaOH, नो रिएक्शन। इस तरह से मिथाइल, देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट में हमेशा कम से कम 2 कार्बन वाला कंपाउंड चाहिए, तभी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, अन्यथा नहीं देगा। क्योंकि एक कार्बन वाला बना देगा सोडियम फॉर्मेट को, और एक कार्बन वाला बना देगा येलो प्रिसिपिटेट किसका? आयोडोफॉर्म का। तो इस रिएक्शन में जब आप मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाइएगा ना, तो मिथाइल अल्कोहल रिएक्शन ही नहीं करता है। अब मान लीजिए कि लैब में आप गए, एक बर्तन में भरा हुआ है इथाइल अल्कोहल और एक बर्तन में भरा हुआ है मिथाइल अल्कोहल, देखने में दोनों बिल्कुल पानी के जैसा होता है, दोनों। बताइए क्या आप देख के पहचान पाइएगा कि कौन इथाइल एल्कोहल है और कौन मिथाइल एल्कोहल है? तो पहचानने के लिए क्या करेंगे? 10 ml इससे निकाल लेंगे, 10 ml इससे निकाल लेंगे, अलग अलग बर्तन में। इसमें आयोडीन NaOH मिला देंगे, इसमें आयोडीन NaOH मिला देंगे। जिसमें नीचे बैठ गया कोई पीला चीज, समझ जाएंगे वो इथाइल एल्कोहल है, जिसमें नहीं बैठा वो मिथाइल एल्कोहल।
इस तरह का क्वेश्चन आपसे आएगा बोर्ड एग्जाम में। जब आएगा और एग्जाम के टाइम में जब हम उसका क्लास लेंगे तो आपको इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा, लिखा भी देंगे। फिलहाल ये है आपका मेन रिएक्शन। और ये तो वो रिएक्शन है जिसमें हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि ये रिएक्शन नहीं होता है। और यहीं से ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश होता है कि कौन मिथाइल एल्कोहल है और कौन इथाइल एल्कोहल है। लेकिन ये जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन के स्टेप्स की हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे कैसे हुआ। तो जो हुआ हम उस पर काम कर लें थोड़ा। लिख लो पहले इसको। इसका मतलब ये हुआ कि आयोडोफॉर्म टेस्ट इथाइल एल्कोहल देगा जबकि मिथाइल एल्कोहल नहीं देगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि इथाइल एल्कोहल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट बट मिथाइल एल्कोहल डज नॉट। क्या जी बोल सकते हैं कि नहीं? बेहतर होगा कि आप इस रिएक्शन को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसका स्टेप वाला रिएक्शन और भारी है और लंबा चौड़ा है, वो आपको याद होने से रहा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं नोट में, इथाइल एल्कोहल गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट while methyl alcohol does not। अब ऊपर वाले रिएक्शन का मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट का जो रिएक्शन है उसका हम सारा स्टेप लिखेंगे। वो भी आप याद कीजिए, क्लोरोफॉर्म 4 स्टेप में बना था ना, एग्जैक्टली वैसे ही ये भी कितना स्टेप में बनता है। आयोडोफॉर्म भी 4 स्टेप में बनता है। कैसे कैसे रिएक्शन करता है उसको हम देखते हैं एक एक करके। एक्चुअल में यह भी एक कम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कई स्टेप्स में होते हैं। बढ़ो आगे। ये समझ में है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट है क्या। इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल को सेपरेटली I2NH के साथ रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट बना के ये चेक करना कि किसमें वाइट येलो प्रिसिपिटेट बना और किसमें नहीं बना। जिसमें बना वो इथाइल अल्कोहल, जिसमें नहीं बना वो मिथाइल अल्कोहल। इसी को कहते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखिए पहला स्टेप, और साथ साथ लिखिए भी। सबसे फर्स्ट स्टेप में NaOH का 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है आयोडीन के 1 मॉलिक्यूल के साथ, प्रोडक्ट बनाता है Na प्लस NaOI प्लस H2O। पहला स्टेप में बनता है NaI और NaOI। यहाँ पर H2O का तो कोई चर्चा नहीं ना किए हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्ट H2O भी बनता है। हालांकि ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मन है लिखने का तो लिखिए, नहीं मन है तो नहीं लिखिए, लेकिन आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हो गया ना ये। तो फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन होता है। सेकेंड स्टेप ऑक्सीडेशन से संबंधित रिएक्शन है, स्टेप 2। स्टेप 2 में ये जो इथाइल एल्कोहल है ना, CH3CH2OH, यही बदल जाता है किसमें, एसिटल्डिहाइड में, जैसे वहां पर बदला था। और ये एसिटल्डिहाइड में तब बदलता है जब इसका रिएक्शन आप किसके साथ करा दें, NaOI के साथ। ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देता है CH3 डबल बॉन्ड OH। उतारिए। और प्लस बना देता है NaI।
प्लस H2O। देखिएगा कैसे कैसे रिएक्शन हुआ है। इधर देखो, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, कितना हाइड्रोजन हटा? दो। एक ऑक्सीजन यहाँ से जो निकला, यही इसके साथ जुड़ के क्या बना देगा? H2O। Na प्लस और I माइनस मिलके क्या बना देगा? NaI। और बताइए, यहाँ से हाइड्रोजन निकालने हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। तो CH3 जैसे था वैसे रह गया, C के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन गया, और एक H तो यहाँ बच न जाएगा। उसी से क्या बन गया? एल्डिहाइड। इसी को हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। इसी का रिएक्शन स्टेप थर्ड में देखिए। ऐसा ही नहीं हुआ था वहां भी? स्टेप थर्ड में ये जो एसिटल्डिहाइड बना है, CH3C डबल बॉन्ड O और H, इसका रिएक्शन करा दीजिए 3 मॉलिक्यूल NaOI के साथ। जब ये रिएक्शन करता है ना 3 मॉलिक्यूल NaOI के साथ, ध्यान देना इधर, ये तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देता है। इस इसके स्थान पर, आई के स्थान पर, मतलब ये आई वहां, अरे 3 मॉलिक्यूल है ना जी, ये 3 आई देगा, ये तीनों आई हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा और तीनों हाइड्रोजन वहां से निकलेगा और इस पर लगेगा। बताइए तो क्या बन जाएगा? CH कहाँ, CI3C डबल बॉन्ड OH और प्लस 3NH बनेगा। और इसका जो स्टेप 4 है, वही दोनों रिएक्शन करता है आपस में, मतलब CHI3, ओ सॉरी, CI3C डबल बॉन्ड OH रिएक्शन करता है NaOH के साथ और प्रोडक्ट बना देता है CHI3 पीला रंग का, CHI3 प्लस HCOONA। इसी को हम लोग सोडियम फॉर्मेट कहते हैं, और यही क्या है? आयोडोफॉर्म। तो इतना सारा स्टेप इस रिएक्शन के अंदर होता है, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट वाला रिएक्शन। हम भले लिख दिए हैं इसको 4 डिफरेंट स्टेप में, लेकिन आप, हमारे ख्याल से बेहतर होगा कि ये रिएक्शन हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एक की तुलना, 4 की तुलना में एक को याद रखना बहुत आसान है, और आपको सिर्फ वही पूछेगा, इससे कोई वास्ता है नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेगा ये। हम बस स्टेप्स आपको बता दिए हैं कि इतने सारे स्टेप में ये काम होता है। इनऑर्गेनिक टाइप का प्रोसेस है, इसीलिए इसका कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, याद ही करना पड़ेगा आपको। एक बार चेक कर लीजिएगा ना नेट पर। चेक करके हम बता देते हैं। सोडियम हाइपोआयोडाइट। सोडियम हाइपोआयोडाइट हो गया लिखा हुआ। अब लिखिए सेकंड मेथड, ये था फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। अब क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम एसीटोन। और सुनो इधर, ये इसी 3 स्टेप को, 4 स्टेप को बढ़िया से देखो, याद करो। वहां भी पहला रिएक्शन 4 स्टेप में हुआ था, दूसरा जो रिएक्शन था वो 3 स्टेप में हुआ था, एग्जैक्ट सेम होगा।
पहला स्टेप जो यहाँ देख रहे हैं वही होगा, दूसरा स्टेप सीधे छट के अलग हो जाएगा, काहे कि इसमें CH3COH बनाया। एसीटोन आप लीजिएगा तो डायरेक्ट CH3CO CH3 तो रहेगा ही ना। तो फर्स्ट स्टेप में वो होगा, सेकेंड स्टेप में ये होगा, यहाँ पर खाली CH3 करेंगे, ये सेम रिएक्शन करेगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा। थर्ड स्टेप में सेम रहेगा, बस यहाँ पर CH3 हो जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। और ये है सोडियम, ये है सोडियम फॉर्मेट। और वो क्या बना देगा, यदि आप यहाँ पर CH3 ले लीजिएगा, CH3CONA, इसको कहेंगे सोडियम एसीटेट। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। लिखेंगे B नंबर या 2 नंबर, जो भी आप लिख रहे हैं। क्या क्या लिखे थे वहाँ पर? A नंबर। B नंबर लिखे तो फ्रॉम एसीटोन। फ्रॉम एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को ना कहते हैं एसीटोन। सेम बात है इसमें, लिखिए। when acetone reacts with iodine in presence of NaOH, then iodoform is formed। रिएक्शन लिख लीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस आयोडीन प्लस NaOH, ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देगा। ये भी वाइट येलो प्रिसिपिटेट बनाता है, CHI3 प्लस NaI प्लस CH3COONA प्लस H2O। इसका भी हम स्टेप देखेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। बताइए स्टेप 1 में क्या होगा? NaOH रिएक्शन करेगा किसके साथ? आयोडीन के साथ। क्या बना देगा? NaI प्लस NaOI प्लस H2O। इसका 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। स्टेप 2 में क्या होगा? सीधे एसीटोन लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये रिएक्शन करता है 3 मॉलिक्यूल NaOI के साथ और प्रोडक्ट बना देता है CI3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3NaOH। और फिर होगा इसका लास्ट और थर्ड स्टेप, यही दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके एक बना देगा आयोडोफॉर्म और एक बना देगा सोडियम फॉर्मेट, सॉरी सोडियम एसीटेट। जी हो गया। देखिए स्टेप नंबर 3।
सॉरी, CI3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NaOH, ये बना देता है CHI3 प्लस CH3 COONA, यही है क्लोरोफॉर्म, सॉरी आयोडोफॉर्म। इस तरह से आयोडोफॉर्म का प्रिपरेशन समाप्त हुआ। अब है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, तुम जानते हो, इसमें कोई ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर ए नंबर और बी नंबर करके लिख लीजिए। रिएक्शन विथ 1 डिग्री एमीन, इसी को आप कार्बाइलेमीन रिएक्शन इसको भी कहेंगे। RNH2 रिएक्शन करता है CHI3 के साथ 3NaOH के प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट बना देता है RNC प्लस 3 मॉलिक्यूल NaI का। याद करो वहां पर NaCl बनता था, यहाँ क्या बना NaI, और 3 मॉलिक्यूल H2O का। क्या इसका एग्जाम्पल आप खुद से नहीं लिख लेंगे? एग्जैक्ट सेम रिएक्शन है, खाली Cl और I का अंतर। अच्छा, एक रिएक्शन पढ़े थे, रिएक्शन विथ Ag डस्ट, AgCl बना था वहां, यहाँ बनेगा AgI, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अंदर आके बैठ जाओ। बी नंबर लिखिए, रिएक्शन विथ Ag डस्ट। रिएक्शन विथ Ag डस्ट, एक बार फिर से वही काम करेंगे। 2 मॉलिक्यूल आयोडोफॉर्म कर लीजिए, CHI3 प्लस 6Ag, रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना देगा 6AgI। वहां पर AgCl बना था, यहाँ पर यूजेज ऑफ आयोडोफॉर्म। पहला, इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक समझते हैं आप? कहीं कट फट जाता है, घाव घोस हो जाता है, तो उसमें लगा देते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, वो फैले नहीं। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। तो यही आज का क्लास था। अब मात्र 3 बात इसमें बचा हुआ है। एक बचा हुआ है DDT के बारे में पढ़ना, DDT। एक बचा है BHC के बारे में पढ़ना, और एक बचा है फ्रेयॉन के बारे में पढ़ना। कल आपका क्लास है, हमको शुरू का 20 से 25 मिनट लगेगा इस चैप्टर को समाप्त करने में, और अगला 20 से 25 मिनट अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग शुरू करेंगे DDT।